नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, शीश महल बंगले की होगी जांच। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भाजपा की शिकायत पर दिए जांच के आदेश। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक आज। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। भाजपा के नए अध्यक्ष और संगठन से जुड़े मुद्दे पर होगी चर्चा। वाराणसी में आज काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हुई। इस साल 42 लाख से अधिक छात्र परीक्षा के लिए हुए हैं पंजीकृत। और 3 इजरायली बंधकों को आज रिहा करेगा हमास। 369 फिलिस्तीनी कैदियों को भी इजराइल की जेल से मिलेगी आजादी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अब मुश्किलें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। दरअसल केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में नवंबर से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश जारी हुआ है। इस मामले में केजरीवाल पर कानूनी संकट, नया शिकंजा अब कसता नजर आ सकता है। पिछले साल 14 अक्टूबर 2024 को ही विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी में इस मामले की शिकायत की थी। हालांकि अब इस मामले की जो विस्तृत जांच है वो की जाएगी। आपको बता दें, पिछले साल 14 अक्टूबर को विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी में इस पूरे मामले की शिकायत की थी। सीवीसी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास 6 फ्लैग्स बंगले के रेनोवेशन के जांच के आदेश फिलहाल अब दिए हैं। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी से उन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है जिनमें कहा गया है कि 40,000 वर्ग गज यानी 8 एकड़ में फैले भव्य बंगले के निर्माण के लिए भवन निर्माण मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। 5 दिसंबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर आधारित एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा 24 दिसंबर को सीवीसी को सौंपी गई थी, जिसके बाद 13 फरवरी 2025 को तथ्यात्मक रिपोर्ट की जांच के बाद सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी के सीवीओ को मामले की विस्तृत जांच करने की सलाह दी है। तो इस पूरे मामले में अब और गहन जो है जांच की जाएगी। ना सिर्फ शीश महल की अगर बात की जाए, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, किन मानदंडों को ताक पर रखा गया, अब पूरी जो जांच है वो की जाएगी। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो विजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने शुरुआती तौर पर इसकी शिकायत की थी और उसके बाद खासतौर से सीपीडब्ल्यूडी के ने सीवीओ ने 24 दिसंबर को ये रिपोर्ट सौंपी थी, और अब यानी 13 फरवरी की अगर हम बात करें तो इसके तमाम जो इस बंगले पर खर्चे किए गए थे उसकी एक विस्तृत जांच के आदेश केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिए हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी केजरीवाल की। और इस मामले में और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, जानना चाहेंगे कहीं ना कहीं अब केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं और बढ़ती नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर मुकुल कहें कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार दिल्ली विधानसभा में एक प्रचंड जीत के बाद जो हार का सामना केजरीवाल ने किया है वो तो कहीं ना कहीं उनके लिए मंथन के दौर में उनको ले गया है। लेकिन इसके बाद से लगातार देखिए तो कई राजनीतिक उठापटक देखने को मिली और इनकी मुश्किलें बढ़ती गई। अभी देखिए कि लगातार कल की अगर घटनाओं की बात करें तो कल देखिए सबसे पहले जो है इनके सहयोगी सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो है लिखित पॉलिसी मामले में फिर से एमएचए ने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है और इनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। उसके बाद दूसरी घटना देखें तो कहीं ना कहीं दिल्ली की कार्रवाई मुख्यमंत्री आतिशी
के ऊपर और अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ा आरोप कि आखिर कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक्स अकाउंट बदल के अरविंद केजरीवाल के नाम पे हो जाता है। उस मामले में भी एफआईआर की गई है। और एक तीसरी बड़ी घटना देखिए, लगातार पूरे देश ने देखा कि 11 सालों में न सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल विवादों में रहे, काम के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ वादे रहे, और जो शीश महल का मुद्दा था वो लगातार चुनाव तक और चुनाव के बाद रिजल्ट के बाद भी अभी तक इनके गले की फांस बन चुका है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता ने एक कंप्लेंट दी थी सीवीसी को, और सेंट्रल विजिलेंस ने इस मामले में उस कंप्लेंट को रजिस्टर करके इसमें जांच के आदेश दिए, और जांच जो सौंपी गई वो सीपीडब्ल्यूडी को सौंपी गई, और सीपीडब्ल्यू से पूछा गया कि आखिर जो ये निर्माण हुआ है इसमें क्या परमिशन ली गई है भवन निर्माण के लिए या नहीं ली गई है। और उसके बाद इस अक्टूबर से लेके अभी तक कई हैपनिंग हुई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं शीश महल मामले में लगातार जो इनके आरोप थे वो अब पब्लिक डोमेन में आएंगे, क्योंकि जांच के बाद कहीं ना कहीं ये निकल के आएगा कि कितना बड़ा घोटाला है और किस तरह की चीजें ये लगातार लोगों ने देखी। लेकिन इस जांच के बाद कहीं ना कहीं मुकुल अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अमरीन, लेकिन क्या माना जाए, क्या उस वक्त अपनी रसूख का इस्तेमाल किया गया, जो तमाम जो मानदंड हैं उनको ताक पर रखा गया, क्योंकि जिस तरीके के जो पैरामीटर हैं वो फॉलो नहीं किए गए। और ये एक ऐसा मामला क्योंकि लगातार जो कि सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस पर कभी भी जो केजरीवाल हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो सफाई है खुलकर नहीं दे पाए। निश्चित तौर पर मुकुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करके आया, भ्रष्टाचार के आकंठ में सबसे ज्यादा वही व्यक्ति डूबा जिसने कभी ये कहा था अन्ना आंदोलन के दौरान कि मैं आम आदमी पार्टी की तरह रहूंगा, दिल्ली में ना मैं बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा, कहीं भी रह सकता हूं, कहीं भी सो सकता हूं। और उस 10 से 11 साल 2013, 2015, 2020 3 बार की सरकार के बाद आपका जो रसूख है वो ये है कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो शीश महल में प्रवेश भी नहीं कर सकते। कई विधायकों जो विधायक हैं उनकी परमिशन ही नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री आवास में, ऑफिशियली मुख्यमंत्री आवास में शीश महल में जाके अरविंद केजरीवाल से मिल सके, क्योंकि उन्होंने इस तरह के प्रावधान किए गए थे कि जिनको बुलाया जाएगा वही आएगा। तो शीश महल में आखिर क्या छिपा है, लगातार दिल्ली की जनता जानना चाहती है। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में और इतने जो रसूख के साथ उन्होंने इसमें टॉयलेट, बाथरूम, सब जगह क्या क्या चीजें जो 7 स्टार होटल में नहीं रहा, शीश महल में रहा, तो कहीं ना कहीं वो विवादों में थे। और अब जो सीबीसी की जो जांच है और उसमें सीपीडब्ल्यूडी अपनी जांच देता है, उसमें इन भवनों का जो 5 भवन निर्माण किए गए थे इंटरनल, उसकी क्या परमिशन ली गई थी। आप मुख्यमंत्री होते हुए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं चलती तो, क्योंकि वो सरकारी प्रोसेस है और नियम और कायदे कानून आपको भी मानने पड़ेंगे। तो क्या उसकी परमिशन ली गई, और ली गई तो किस तरह की थी, और क्या क्या वहां पे डेवलपमेंट किए। तो ये सारे सवाल कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस समय ग्रहण की तरह लगे हुए हैं, क्योंकि लगातार चुनाव के बाद वो बैकफुट पे है और कई सारी जांच लगातार सामने आ रही है, जिसमें यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक तो ट्विटर अकाउंट वाला मामला, उसमें मुख्यमंत्री आपसी कारवाई मुख्यमंत्री आपसी फंस रही है, क्योंकि वो इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार अभी बनी नहीं है। फॉर्म होने से पहले कैसे मुख्यमंत्री कार्यालय का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक होता है और वो अरविंद केजरीवाल एट वर्क के नाम पे ट्रांसफर होता है, तो वो सवाल अरविंद केजरीवाल वहां भी दोषी है, और इस मामले में भी, शीश महल के मामले में भी अरविंद केजरीवाल दोषी है। और इस जांच में कहीं ना कहीं कई और खुलासे भी होंगे जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़े सवाल खड़े करते हैं। मुकुल जी बिल्कुल आमरीन, और ये कहीं ना कहीं शायद बड़ी वजह रही है केजरीवाल जो बैकफुट पे रहे हैं, और उसी वजह से शायद जनता ने उन्हें जो बैकफुट पे किया है, क्योंकि जब भ्रष्टाचार की बात की जा रही है तो खुद को ईमानदार बताने वाले और जिस तरीके से जो खुद को कहते थे कि हम आम आदमी हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने भी वो सारी सच्चाई देखी है, वो शीश महल की तस्वीरें देखी हैं, हर एक सामान जो कि किस तरह से कितना जो महंगा उसमें लगाया गया था, सारी जो वहाँ वस्तुएं थीं वो तमाम दिल्ली की जनता ने देखी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा रहा है जिस वजह से अब दिल्ली की सत्ता से उनको हटाया गया दिल्ली की जनता ने। मुकुल, अगर आपको याद होगा, थोड़ा पीछे जाइए, जब चुनाव का प्रचार का दौर चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने एक सोशल मीडिया पे शीश महल के अंदर का वीडियो डाला था। अगर उस दौर की आप व्यूज देखें तो उसको एक बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और समझना चाहे कि आखिर ये शीश महल में है क्या,
क्या क्या छिपा हुआ है। और आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो फर्नीचर की बात करें, टॉयलेट की बात करें, जकूजा की बात करें, बेडरूम की बात करें, और इसके अलावा जो शाही जो 7 स्टार होटल की जो व्यवस्था है वो अरविंद केजरीवाल के शीश महल के उस वीडियो में देखी तो लोगों की उत्सुकता थी। और देखिए जिस तरह से 11 साल बहुत होते मुकुल, 11 साल आपने दिल्ली को 50 के मॉडल पर ले जाने की बात की, दिल्ली को जब डेवलपमेंट करने की बात की, यूएस से कंपेयर किया दिल्ली की जी सड़कों को, लेकिन दिल्ली को 11 साल में क्या मिला? सिर्फ झूठे वायदे मिले, भ्रष्टाचार का आतंक मिला, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने मन बनाया। और देखिए 68 सीटों में से कैसे 22 सीटों पर लाकर पटक दिया और भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत दिया, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है सब जानती है जी आखिर वो वजह जिसमें वो फेल हुए, वादे किए, धरातल पर नहीं उतरा। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल इन 10-11 सालों में खड़े हुए और इनकी कथनी और करनी में जनता ने बहुत करीब से देखा। स्लम्स की बात करते थे, स्लम्स में आज भी लोग पानी खरीद के पीते, जिसको दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया। झुग्गी झोपड़ी की बात करते हैं, उनका कोर वोटर बैंक था, इस बार वो जी कोर वोट बिल्कुल बैंक अमरिंद, ये तमाम पार्टी के पास ऐसे पहुंच गया। मुख्य मुद्दे बनकर भी उभरे चुनाव में, जिस पर कहीं ना कहीं मुंह खानी पड़ी अरविंद केजरीवाल को, और अब जो मुश्किलें हैं और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि और अगर बात की जाए, दिल्ली में अब नई सरकार के गठन की जो तैयारियां हैं वो भी तेज हो चली हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से अब वापस लौटने के पहले शुक्रवार देर शाम की अगर बात की जाए तो भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और चुनाव से प्रभारी अतुल गर्ग, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा के साथ बैठक की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं की भी कई बार बैठक हो चुकी है। नड्डा दिल्ली के कई विधायकों से भी अलग अलग मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। राजौरी गार्डन के विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने नई सरकार के गठन को लेकर भी जानकारी दी। देखिए, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इस पर जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। तो जल्द ही बैठक के बाद जो स्थिति है वो साफ होती नजर आएगी। इस पर भी आइए अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं अमरिंद का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरिंद, क्या माना जाए, लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है और अब क्योंकि प्रधानमंत्री जो है स्वदेश भी लौट चुके हैं कल रात, क्या माना जाए कब तक जो सीएम पद का उम्मीदवार है वो चेहरा जो है वो उभर कर सामने आएगा? मुकुल, जिस तरह से 8 फरवरी को प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को सरकार जी लगातार, सबसे पहले भारतीय पार्टी कार्यालय में 48 नए विधायक थे, उनका परिचय गया। संगठन के सभी बड़े अधिकारियों के साथ उनका परिचय हुआ। दिल्ली के जो 7 सांसद थे उस कार्यक्रम में रहे और लोकसभा होने के बाद की बात की गई कि किस रोड मैप के साथ दिल्ली के विकास से जुटेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है उसको जमीन पर उतारने के लिए विधायकों की बड़ी जिम्मेदारी है। वो लौटे हैं कि प्रधानमंत्री आ गए, तो एक बड़ी बैठक आज होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक बैठक होगी और मंथन किया जाएगा कि किस तरह से कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेट को किस तरह स्वरूप होगा, सरकार का क्या स्वरूप होगा, कौन कौन से मंत्री होंगे, कौन सीएम होंगे, कौन विधानसभा स्पीकर होंगे, इस पर मंथन होगा। और उसके बाद पार्टी विधायक दलों की एक बैठक होगी जिसमें जो है दिल्ली चुनाव के प्रभारी सांसद दैजन पांडा होंगे, अतुल गर्ग सांसद जो है गाजियाबाद से वो होंगे, सह प्रभारी हैं, उसके अलावा अलका गुर्जर होंगी। इसके अलावा पार्टी के वो तमाम अधिकारी होंगे और वो 48 जो विधायक होंगे वो होंगे। लेकिन अतुल, इसमें एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पार्टी ने लगभग एक जो सूत्र बता रहे हैं, एक लगभग रोड मैप तैयार हो चुका है, जिसमें देखिए दिल्ली में क्या है, सरकार एक छोटे फॉर्म में होती है जिसमें एक मुख्यमंत्री है और 7 मंत्री, यानी टोटल 8 लोग होते हैं और एक विधानसभा स्पीकर। कुल मिला के 9 लोग होते हैं जो सरकार फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी कंधों पे सरकार चलाने की जिम्मेदारी है। तो ये माना जा रहा है कि 9 नाम तय हो चुके हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ उन 9 नामों पर चर्चा होगी। और वो 9 नाम, सबसे बड़ी बात यह है कि वो विधायक जो 48 विधायक है उनमें से वो 9 नाम होंगे, उनमें से 7 मंत्री होंगे, एक सीएम होगा और एक जो है विधानसभा स्पीकर होगा। पुष्टि जो है मुझे लगता है एक बैठक होने वाली है 17, 18, 20 तक सरकार फॉर्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं
अगले हफ्ते यानी कि मंडे तक वो तस्वीर सारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बैठकों की दौर लगातार जारी है। तो सरकार बनाने की कवायदों में इसे तेजी से देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, तस्वीर जल्द ही साफ होती नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरेंद्र इस अहम अपडेट के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। ये बैठक आज शाम 4 बजे बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष और संगठन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। संगठनात्मक चुनावों के मद्देनजर संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। बैठक में संगठन महासचिव बीएल संतोष, महासचिव तरुण चो, दुष्यंत गौतम, राधा मोहन अग्रवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और अरुण सिंह शामिल होंगे। बीजेपी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी कराया जा सकता है जब देश के कम से कम आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाएं। फरवरी के आखिर तक प्रदेश अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। तो एक बड़ी बैठक बीजेपी ने आज बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें, केंद्रीय मुख्यालय में ये बैठक होगी, जिसमें नए अध्यक्ष और संगठन से जुड़े जो अलग अलग मुद्दे हैं उन पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में भाजपा के महासचिवों की बैठक, और जिस तरीके से ना सिर्फ जो बात की जाए प्रदेश स्तर पर, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका चुनाव, और उसके बाद जो खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसका चुनाव संपन्न होता है। लेकिन इस बैठक में माना जा रहा है कि इस चुनाव से संबंधित जो अहम जानकारी है वो निकलकर सामने आ सकती है। आज शाम करीब 4 बजे केंद्रीय मुख्यालय में ये बैठक होगी, जिसमें ना सिर्फ जो पार्टी के महासचिव हैं वो, बल्कि और भी जो अहम पद पर हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की ओर से आज बुलाई गई है, और खासतौर से इस बैठक में माना जा रहा है कि ना सिर्फ जो भाजपा के नए अध्यक्ष हैं उसके बारे में, और साथ ही जो अहम मुद्दे हैं संगठन से जुड़े हुए उन पर चर्चा की जाएगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे की सफलता पर सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरों के साथ लिखा है, मागा प्लस बी का यानी विकास, समृद्धि और लोगों के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक मेगा साझेदारी। माननीय प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की अत्यधिक सार्थक यात्रा के समापन के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई कई पहल के जरिए सभी क्षेत्रों में हमारे दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक भलाई के लिए उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अमेरिकी और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत संकल्प का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इससे शिक्षा और अनुसंधान में पारस्परिक प्राथमिकताओं को साकार करने में गति आएगी। हमारे अंतःकरण प्रयासों को पैमाना मिलेगा, ज्ञान को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा, और साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग को और गति मिलेगी। तो किस तरीके से विकास और समृद्धि जो है उसको और बढ़ावा मिलेगा, इसके जरिए इसका जिक्र किया धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न कर कल रात स्वदेश लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। इस संदर्भ में दोनों नेताओं ने कहा कि 3 लाख से अधिक भारतीय छात्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सालाना $8 अरब से अधिक का योगदान देते हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई नौकरियां पैदा करने में मदद करते हैं। दोनों नेताओं ने माना कि छात्रों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों के आवागमन ने दोनों देशों को परस्पर लाभ पहुंचाया है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सहयोग के महत्व को पहचानते हुए दोनों नेताओं ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई है, जिससे कि शैक्षणिक स्थिति बेहतर हो और एक फ्यूचर रेडी कार्यबल तैनात हो। इसके लिए ज्वाइंट या ड्यूअल डिग्री जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा देना, जॉइंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और भारत में प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के ऑफशोर कैंपस की स्थापना शामिल है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक 2025 पर विचार करने के लिए 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति में भाजपा के 14, कांग्रेस के 6, समाजवादी पार्टी के 2, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के एक सदस्य को शामिल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया था और बिरला से इसे प्रवर समिति के विचार के लिए भेजने का आग्रह किया था। आज से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों का उत्साह देखने को मिला। देश की राजधानी दिल्ली में परीक्षार्थियों ने बताया कि वे पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने आए हैं और स्कूल में भी उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। हालांकि कुछ छात्रों ने कहा कि उन्हें विशेष रूप से साइंस और मैथ्स विषय से डर लगता है, लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी करने का भरोसा जताया और उम्मीद की कि वे इन विषयों में भी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मेरा आज इंग्लिश का फर्स्ट एग्ज़ाम है और मैं क्लास 10th में हूँ एंड मैंने पहले ही सोच रखा था, लाइक मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा है अपना एग्ज़ाम कि इंग्लिश का है, मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम है। थोड़ा नर्वस हूँ एंड इतना है कि हाँ कर लूँगा मैं। सेल्फ स्टडी मैंने करी है, अभी 1 वीक से मैं इंग्लिश लिटरेचर लाइक रिवीजन प्रिपरेशन जो राइटिंग प्रैक्टिस वो सब मैंने करी है। तैयारी तो कर ही रहा था मैं, रात को करी 1-1.5 हफ्ते हो गए इंग्लिश की तैयारी करते करते। अभी कल भी स्कूल में बुलाया था, मैंने कल भी आया था, स्कूल में भी पढ़ के गया, घर में जाके पढ़ा, रात को पढ़ा, सुबह उठ के पढ़ रहा था 4 बजे भी। फिर अब आके अब यहाँ पे पढ़ लेंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा तो बाकी नंबर आ जाए परसेंटेज। मुझे नर्वस फील हो रहा है। मैं मतलब रात भर पूरा पढ़ाई किया और आज मेरा फर्स्ट वो एग्ज़ाम है और नर्वस फील हो रहा है कि कैसे एग्ज़ाम आएगा और दूंगी। मेरा भी पहला बोर्ड का एग्ज़ाम है 10th क्लास में और नर्वस फील हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ और मैं एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से दूंगी। पूरी प्रिपरेशन करी है मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, लेकिन मुझे है मैं कर लूँगी। थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। मैंने भी अच्छे से पूरी तैयारी कर ली है। थोड़ा सा अंदर से नर्वस फील हो रहा है बट कर लूँगी, इतना पता है। थोड़ा सा नर्वस है बट पता है कि हो जाएगा क्योंकि बहुत पढ़ा है, कोशिश की है, हमारी मैम ने बहुत कुछ समझा के दिया है हमें, इसलिए। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज से वाराणसी में शुरू हो रहे काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की। धर्म और संस्कृति के 2 सबसे प्राचीन नगरों वाराणसी और तमिलनाडु के समागम का उत्सव काशी तमिल संगमम आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एल मुरुगन काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लगभग 1200 प्रतिनिधि तमिलनाडु से इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तमिलनाडु का पहला 200 छात्रों, शिक्षकों और लेखकों का दल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज वाराणसी पहुंचेगा। तमिल मेहमानों के स्वागत के लिए भव्य स्तर पर तैयारियां की गई हैं। प्रतिभागी काशी के अलावा प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर इनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं वाराणसी के जिला अधिकारी एस राजलिंगम ने काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण के उद्घाटन की तैयारी का जायजा लिया। काशी तमिल संगमम की 3rd एडिशन अब की बार वाराणसी में फरवरी 15 तारीख से 24 तारीख तक होगा और इसमें कल पहला डेलीगेशन वाराणसी में आएंगे। इसकी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री एमएचआरडी के श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और MOS श्री एल मुरुगन जी उनकी उपस्थिति में होगा और भी अन्य अतिथिगण रहेंगे। और जो पहले डेलीगेशन का जो उद्घाटन नमो घाट से होगा और
उसके बाद ये अगले दिन भी यहाँ रहेंगे, एकेडमिक सेशन अटेंड करेंगे, उसके बाद प्रयागराज और अयोध्या जाएंगे। तो काशी तमिल संगमम के तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो इसमें अलग अलग विधाओं में जो छात्र हैं, लेखक हैं, वो पहुंचेंगे और पहले दल में करीब जो 200 लोग हैं वो शामिल हैं। इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता का। उर्मिलेश भट्ट जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से जो पहला दल है वो कब पहुँचेगा या पहुँच चुका है, और किस तरीके से जो तीसरा चरण है वो कैसे खास होने जा रहा है? जी मुकुल, बिल्कुल जैसे कि आपने भी हमारे दर्शकों को बताया, और जो पहले के जो 2 चरण रहे हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखा गया था, काफ़ी उल्लास देखा गया था। और 2023 में जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने KTS यानी काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया था, उसके बाद देखा गया कि दोनों जो राज्य हैं, या ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की तमाम संस्कृतियों की झलक यहाँ पर देखी गई थी। और यही अब जो है इस साल जो 3.0 का आज जो है शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें कि कई जो डिग्निटीज हैं वो इसमें जो है हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे, और भव्य तरीके से यहाँ पर जो है सजाया गया है और इसका जो है उद्घाटन की तैयारियां की गई है। मुकुल, बात की जाए इस KTS की यानी काशी तमिल संगमम की, तो इस बार की जो थीम है, क्योंकि प्रत्येक साल एक थीम दी जाती है, इस बार जो थीम दी गई है वो अगस्त ऋषि के जो है थीम दी गई है, जिनका कि भारतीय चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो थीम इस समय दी गई है। और जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया है मुकुल की यहाँ पर जो है जो दक्षिण भारत के तमाम जो लोग यहाँ पर आएंगे, ये कह सकते हैं कि 6 जो है चरण में यहाँ पर लोग होंगे, जिसमें कि कारीगर शामिल हैं, स्टार्टअप वाले शामिल हैं, इसके अलावा जो है इनोवेशन, जो नया न्यू इनोवेशन है वो यहाँ पर शामिल है, छात्र यहाँ पर शामिल है। उसके अलावा जो 10 दिनों का कार्यक्रम होगा, इसमें गोष्ठी है, सेमिनार है, इसके अलावा यहाँ पर जो है विभिन्न प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, और इन तमाम, इसके अलावा भी यहाँ पर कुंभ में जो है ये लोग जाएंगे, तमाम जो काशी के मठ हैं उन मठों में भी जो है तमाम ये लोग जाएंगे। ये कह सकते हैं कि काशी और तमिल यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो संस्कृति है, जो तमाम सभ्यता है और यहाँ का जो मेल जोल है, उसका एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक ये अनूठा संगम आज यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है मुकुल। जी बिल्कुल। और उर्मिलेश, जैसा आपने कहा कि जब हम काशी की बात कर रहे हैं या तमिलनाडु की बात करें, खासतौर से दक्षिण भारत, और जो उनको जोड़ने की एक कवायद हमने देखा, एक जो पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और खासतौर से जब धर्म और संस्कृति की हम बात करते हैं तो दोनों ही अपने आप में प्राचीन नगर और दोनों ही नगरों का एक वृहद इतिहास है धर्म और संस्कृति को लेकर। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण कि हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी इस इतिहास को समझे, जाने, और पूरा विश्व जो है उनके ज़रिए भारत की जो सांस्कृतिक महत्व की बात की जाए, जो धरोहर है, उसको जान पाए। जी बिल्कुल, देखिए मुकुल, जिस तरीके की काशी हो या बात अगर तमिल की जाए, तो निश्चित तौर से दोनों का जो है एक गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली संस्कृति रही है और एक गौरवशाली जो है सभ्यता रही है। ऐसे में जो है जब प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ पर काशी तमिल संगमम का जो है यहाँ पर 2023 में शुभारंभ किया था, तो उसके द्वारा निश्चित तौर से कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ये दोनों स्थान अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं अपनी सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, और अपने जो है यहाँ खान पान के लिए भी कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण जो है अपनी इनकी भूमिका है। तो निश्चित तौर से जब से जो है 2023 से ये कह सकते हैं कि ये शुभारंभ हुआ था, तो तमाम दुनिया के लोग जो है यहाँ पर जो है आ रहे हैं इस जो है देखने के लिए इस काशी तमिल संगमम को। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है तमाम बुक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कि दोनों संस्कृतियों का जो है यहाँ पर जो है लोगों को जो है पढ़ने के लिए मिलेगा। काशी की जो बनारस की साड़ी है उसका यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ जो है कांचीपुरम का जो सिल्क है उसका यहाँ पर स्टॉल है। तीसरी तरफ अगर बात की जाए तो कई यहाँ पर जो है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं या स्थानीय जो तमाम प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्टों की बात करते हैं, तो ऐसे कई सारे प्रोडक्टों के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो है तमाम संस्कृतियों को जिसमें दर्शाया गया है, तमाम सभ्यताओं को जो है उसमें दिखाया गया है। तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो है जहाँ एक तरफ बिल्कुल एक अद्भुत समागम जो है वो नजर आएगा काशी तमिल संगमम में। उर्मिलेश जी बिल्कुल, अगले 10 दिनों तक हम देखेंगे किस तरीके से एक बेहतर समावेश जो है वो नजर आएगा। दोनों ही प्राचीन नगरों के जो लोग हैं, जो खासतौर से युवा हैं, लेखक हैं, कारीगर हैं, किसान हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ें, उससे पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, शीश महल बंगले की होगी जांच। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भाजपा की शिकायत पर दिए जांच के आदेश। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक आज। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। भाजपा के नए अध्यक्ष और संगठन से जुड़े मुद्दे पर होगी चर्चा। वाराणसी में आज काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हुई। इस साल 42 लाख से अधिक छात्र परीक्षा के लिए हुए हैं पंजीकृत। और 3 इजरायली बंधकों को आज रिहा करेगा हमास। 369 फिलिस्तीनी कैदियों को भी इजरायल की जेल से मिलेगी आजादी। अब आइए आपको बताते हैं विस्तार से। प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ हुए महाकुंभ में गंगा और त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। अभी तक कुल 50 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ दुनिया का पहला आयोजन बन चुका है जहां 50 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष सहभागी बने। मानव इतिहास के किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने के प्रमाण नहीं है। महाकुंभ के समापन से 12 दिन पहले ही स्नानार्थियों की संख्या ने नया कीर्तिमान रचा है। योगी आदित्यनाथ ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर कहा कि वास्तविक अर्थों में भारत की लोक आस्था का यह अमृतकाल है। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा की अगर बात की जाए तो 1.70 करोड़, मकर संक्रांति पर 3.50 करोड़, मौनी अमावस्या पर 7.64 करोड़, बसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ और माघ पूर्णिमा पर 2.04 करोड़ स्नानार्थियों ने डुबकी लगाई थी। तो महाकुंभ में 50 करोड़ का एक महा रिकॉर्ड बना है। लगातार अगर देखा जाए जनसमुद्र जो है वो यहाँ देखने को मिला, क्योंकि संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 50 करोड़ के पार हो चुका है और करोड़ों लोगों के साक्षी बनने का महाकुंभ एक पहला आयोजन दुनिया का जो कि अब बन चुका है जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत की लोक आस्था का ये अमृतकाल है और खासतौर से अगर देखा जाए, देखिए कैसे ये जो कीर्तिमान है रचा गया है। पौष पूर्णिमा की अगर बात की जाए 1.70 करोड़, इसी तरह मकर संक्रांति की हम बात करें, बसंत पंचमी में 2.57 करोड़ स्नानार्थी, माघ पूर्णिमा में 2.04 करोड़ से अधिक स्नानार्थी। ये आंकड़ा है जो बताता है कि किस तरीके से जो महा रिकॉर्ड है वो बना है 50 करोड़ के पार का। और अभी अगर हम बात करें तो 12 दिन करीब जो हैं वो शेष हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि जो आंकड़ा है और बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक नया कीर्तिमान स्थापित होता हुआ नजर आएगा। वहीं उत्तर रेलवे महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज से 3 दिन तक नई दिल्ली और वाराणसी के बीच प्रयागराज के रास्ते वंदे भारत विशेष ट्रेन चलाएगा। उत्तर रेलवे ने एक बयान में कहा है कि वंदे भारत विशेष ट्रेन संख्या 02252 नई दिल्ली से सुबह 5:30 पर प्रस्थान करेगी और दोपहर 12 बजे प्रयागराज होते हुए 2:20 पर वाराणसी पहुंचेगी। रेलवे ने सप्तांत के महाकुंभ में मेले में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए ये फैसला लिया है। महाकुंभ प्रयागराज क्षेत्र केवल आस्था का मेला ही नहीं बल्कि जन जागरण का भी केंद्र बन चुका है। एनडीआरएफ अपनी तत्परता और समर्पण से महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपात स्थिति में लोग स्वयं की सुरक्षा कैसे करें, इस बारे में एनडीआरएफ की टीम लोगों के बीच लगातार जन जागरण कर रही है। डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्र ने महाकुंभ स्थित एनडीआरएफ केंद्र का जायजा लिया। हम मौजूद हैं एनडीआरएफ के पंडाल में, जहां पर लोगों को आपदा से बचाव की सभी आवश्यक जानकारी दी जा रही है, जन जागरूक किया जा रहा है। अगर देखें तो यहां पर आपदा मित्र से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ये ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देंगे। और यहां पर एनडीआरएफ के लोग, एनडीआरएफ के प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी लोगों को अलग अलग तरीके से जानकारी दे रहे हैं। हम खुद ओम प्रकाश जी से पूछेंगे कि कैसे लोगों को आप जन जागरूक कर रहे हैं और क्या ये प्रक्रिया है।
किसी भी व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाने पर या कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसको हम 3 चीज़ चेक करते हैं, पल्स और ब्रीदिंग। अगर उसका एब्सेंट होता है तो उसको हम क्या देते हैं, CPR देने के बारे में बताते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये आपदा प्रबंधन के अलग अलग जो उपकरण है वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। CBRN और CSSR किट है यहाँ पर, जो कि किसी भी तरीके के केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन से बचाव के समय जिनका उपयोग किया जाता है। से जानना चाहेंगे पंकज जी, ये क्या इक्विपमेंट्स हैं और कैसे लोगों को आप यहाँ जन जागरूक कर रहे हैं? ये जो भी सारे इक्विपमेंट्स हैं, किसी भी डिजास्टर के दौरान, चाहे वो बिल्डिंग कोलैप्स हो, चाहे कोई CBRN आपदा हो या कोई बाढ़ की आपदा हो, उसके दौरान में किस तरह के इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं विक्टिम्स को उस ध्वस्त ढांचे से निकालने के लिए, उनके बारे में। ये क्या है और कैसे लोगों को प्रशिक्षित करते हैं? ये बाढ़ के दौरान जो घरेलू सामान का इस्तेमाल करके जो लोग अपने बचाव के लिए चीज़ें बना सकते हैं, उसमें है जैसे बैरल राफ्ट है, जिसमें बांस की या बैम्बू की मदद से और कुछ डब्बों की मदद से हम एक राफ्ट बना सकते हैं, जैसे कि नाव भी हम बोल सकते हैं, ताकि बाढ़ की स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जाया जा सके। यानी कि सुरक्षा के साथ साथ जो एहतियाती मेडिकल उपाय हैं उसको भी प्रशिक्षित करना, जो एहतियाती ऐसे आवश्यक जागरूक करने वाले कार्य हैं उनसे भी लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ पर डिजिटल पैनल के द्वारा लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है कि अगर आपदा की स्थिति बनती है तो कैसे उससे निपटा जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को भूकंप से बचाव के लिए वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें बता रहे हैं कि अगर आपको भूकंप की स्थिति हो तो आपको क्या करना चाहिए। कोई भी ऊपर चीजें हैं उसके नीचे आपको कवर कर लेना चाहिए और अपनी गर्दन को नीचे करके घुटने के बल नीचे हो जाना चाहिए। आपदा कैसी भी हो, लेकिन अगर समय रहते त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए उस पर प्रभावी कार्य किया जाए, कार्य योजना सटीक हो और जिसमें बेहद माहिर है NDRF, तो आपदा के जोखिम को, आपदा के नुकसान को बेहद कम किया जा सकता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज मीरजापुर हाईवे पर शुक्रवार रात 2 बजे कार और बस के बीच एक ज़बरदस्त भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि हादसे में कार सवार सभी 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं बस सवार 19 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार बोलेरो कार सवार सभी श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के थे, जो महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी मेज इलाके में मध्य प्रदेश की ओर से आ रही श्रद्धालुओं से भरी बस से कार की भिड़ंत हो गई और हादसे में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों को किसी तरह बाहर निकाला। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर प्रयागराज पुलिस आयुक्त तरुण काबा और DM रविंद्र कुमार मानदंड ने मौके पर पहुंचे। हादसे में जान गंवाने वाले बोलेरो सवार छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रहने वाले थे। वहीं हादसे में घायल बस में सवार यात्री मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं। एक बस और बोलेरो आमने सामने आ गई, जिसमें टक्कर हुई। यात्री बस से प्रयागराज से मिर्ज़ापुर की तरफ जा रहे थे और बोलेरो में कुछ लोग 10 लोग सवार थे, जो कि छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की तरफ आ रहे थे। इस घटना में जो बोलेरो में सवार 10 व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवारजनों को संपर्क कर लिया गया है, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो बस में यात्री थे, उनमें से कुछ लोग घायल हुए, मामूली चोटें आई हैं, उनको फर्स्ट एड प्रदान कर दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य पर पहुँचाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्ज़ापुर प्रयागराज हाईवे पर हुए सड़क हादसे पर दुख जताते हुए संज्ञान लेते हुए घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी कार्यालय के एक्स अकाउंट पर लिखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद प्रयागराज में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र
स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर के जरिए ग्रामीणों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने इस सेंटर को देखा है, किस प्रकार का सेंटर लगा, क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर है? देखिए, जो RSVC का कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम जो हमारी रूरल टेक्नोलॉजी रूरल के लिए है, हम ये चाहते हैं कि ये जो सारे विलेजेस हैं ये सशक्त बने टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जो हमने ये प्रोग्राम 6 महीने पहले शुरू किया था, ऑलरेडी इस समय 21 सेंटर्स में आ गया है, बन रहा है। और मंडोवा जो हम हैं मंडोरा, ये एक हमारा मॉडल, इसको हम सेंटर बनाएंगे। इसमें 12 वर्टिकल्स हैं, उन सबको मिल के, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर सर्विसेज देख लीजिए, फिनटेक देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, और जो भी कैसे लाइवलीहुड को हम बढ़ाएं आगे, तो इन सबको मिला के बनाया है। तो इसमें खुशी की बात यह है कि ये सब लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। विलेजेस के साथ साथ जितने हमारी और फाउंडेशंस हैं वो जुड़ रही हैं, और हमारा ऑफिस इसको जो लीड कर रहा है। हमारी कोशिश ये है कि कुछ आने वाले महीनों में ये बहुत जगह हो जाए, और इसके जो फल हैं जो ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं वो और भी बढ़ें। ये आपको लगता है कि ग्रामीणों की ज़िंदगी को आसान बनाने का एक अच्छा प्रयास होता है तकनीक को डालें? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली RSVC अब से अक्टूबर में आया है, सितंबर अक्टूबर में कॉन्सेप्ट हुआ। उससे पहले कई सालों से हमारे ऑफिस में एक और प्रोग्राम चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है, रूरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ग्रुप, रूटाग, जहाँ से ये आया, रूटाग स्मार्ट विलेज सेंटर। तो रूटाग में जो पिछले कई सालों से, जिसमें हमें IITs जुड़ी हुई थी, 6 IITs जुड़ी थी, उन्होंने 54 टेक्नोलॉजीज़ को आगे लाए। तुलसी बीड माला उसी का एक है, LCB फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं उसी का एक वो है, और जो सब्जी काठी आपने शायद देखा होगा, वो भी उससे। ऐसी 54 टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें से 34 अभी यूट्यूब पे है, और उसको बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ ने भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ ली हैं। अभी हमारा कोशिश ये है कि रूटाग टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जो अब हमने फ़ेज़ 2 शुरू किया है, उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी जोड़ें। हम स्टार्टअप को मिला रहे हैं ताकि एक पूरा इकोसिस्टम बने जो गवर्नमेंट ग्रांट्स पे ही निर्भर ना रहे। गवर्नमेंट का पर्पस होना चाहिए कि इसको कैटलाइज करें, इसको इनोवेट करें, और फिर इसको आप पब्लिक यूज़ के लिए लाएं। तकनीक के साथ मिश्रण करके किसानों की आय की दोगुनी की बात की, या साथ साथ जो ग्रामीण हैं इनकी आय को दोगुना करना या फिर इनको लिवलीहुड को आगे बढ़ाना, इसमें भी कारगर साबित होता है। बिल्कुल। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कई सालों से पहले ही ये कहा था कि हमें हर किसान की आय को दुगना करना है। और कैसे दुगना करेंगे, क्योंकि आपकी लैंड तो लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, हमें उसी लैंड उसी पानी को लेकर ज़्यादा करना है। तो उसमें आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। उसको आपने देखना पड़ेगा कि जो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, आप ध्यान से कीजिए। हो सकता है कि आपकी ज़मीन को ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, तो आप इसको डिमांड बेस्ड कर कीजिए, जो LCB करता है। जो आप बनाते हैं, आप कह सकते हैं कि मुझे आज वीट के लिए ये चाहिए, तो वो भी हो रहा है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो प्रोफेसर अजय सूद हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार के जो सेंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसानों की आय को दोगुना करने के साथ साथ ग्रामीणों के लिवलीहुड को आगे बढ़ाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण और कारगर साबित हो रहे हैं। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, मंडोरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय जम्मू दौरे पर पहुंच गए हैं। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर के
मटका सभागार में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर और भैरवनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विवादित टिप्पणी मामले में बरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दाखिल की गई है। ये मामला कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान दिए बयान से जुड़ा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट यानी भारतीय राष्ट्र राज्य से भी है। काशी तमिल संगमम के तीसरे चरण का आयोजन 15 से 24 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होने वाला है। इसका दोपहर 3 बजे नमो घाट पर आज उद्घाटन होना है। उद्घाटन से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री का संदेश साझा करते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि काशी तमिल संगमम हमारी विविधता में एकता को प्रदर्शित करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उभर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कल्पना की गई काशी तमिल संगमम हमारे सदियों पुराने संबंधों का एक जीवंत उत्सव है। प्रेरक संदेश के लिए पीएम मोदी का आभार। मुझे विश्वास है कि काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण जीवन भर याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री का जो संदेश था वो साझा किया केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। साथ ही साथ उन्हें धन्यवाद भी दिया और कहा कि जो तीसरा संस्करण है काशी तमिल संगमम का, ये बेहद ही यादगार रहने वाला है। वहीं केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को रहने के लिए 8 एकड़ के घर की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ सतर्कता जांच का स्वागत करते हैं। ये विजिलेंस कमीशन ने जो जांच शुरू की है, मेरे तो अभी भी शॉकिंग हो। मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला ये अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया, 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का। और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। 40,000 फुट एरिया बना हुआ हो, उसके अंदर कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है और मैं इसको वेलकम करता हूँ। केंद्र सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी तक बढ़ा दी है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को ये जानकारी दी गई। पुरस्कार के अंतर्गत पंजीकरण और नामांकन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 20 जनवरी 2025 को शुरू हुई। कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि आवेदकों द्वारा अपलोड किए जाने वाले डेटा की आवश्यकता और विभिन्न संगठनों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के अंतर्गत वेब पोर्टल पर पंजीकरण और ऑनलाइन नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति का जिक्र हो और बस्तर के ढोकरा आर्ट की बात ना हो, यह मुमकिन नहीं। सदियों पुरानी ये कला न केवल राज्य की पहचान है बल्कि इसकी कारीगरी देश विदेश में भी अपनी छाप छोड़ रही है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की शान है ढोकरा आर्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति भी हुए मुरीद। ढोकरा आर्ट आदिवासियों के द्वारा बनाई जाने वाली शिल्प कला। बस्तर के ढोकरा आर्ट की मूर्तियों की डिमांड देश विदेश में भी। अधिकांश आदिवासी शिल्पकारों की रोजी रोटी ढोकरा आर्ट पर निर्भर। ढोकरा आर्ट भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक। ढोकरा आर्ट आदिवासी परंपराओं और कलात्मक उत्कृष्टता का उदाहरण। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को एक खास उपहार के रूप में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक ढोकरा कला से बनी एक अनूठी कृति भेंट की है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक ढोकरा कला से बनी एक विशिष्ट कलाकृति है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। ढोकरा कला जो लगभग 4000 साल पुरानी तकनीक मानी जाती है, अपने कांस्य शिल्प और बारीक नक्काशी के लिए जानी जाती है। यह न केवल भारत की पारंपरिक कला का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी नई मजबूती देता है।
आदिवासी कारीगरों द्वारा बनाई गई ढोकरा आर्ट की ये मूर्तियां तांबे और पीतल से तैयार की जाती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इस पारंपरिक धातु कला को मोम ढलाई यानी लास्ट वैक्स तकनीक से बनाया जाता है। पहले मोम से मूर्ति का मॉडल तैयार किया जाता है, फिर उसे मिट्टी से कवर कर भट्टी में तपाया जाता है। गर्म होने के बाद मोम पिघल जाता है और खाली जगह में पिघली हुई धातु भर दी जाती है। ठंडा होने के बाद जब मिट्टी को हटाया जाता है तो एक खूबसूरत ढोकरा मूर्ति तैयार होती है। 12 स्टेप में एक पीस तैयार होता है। पहले मिट्टी से बनता है, फिर मोम से होता है, फिर मिट्टी से होता है, फिर मेटल से कास्टिंग होता है। उसके बाद फिर घिसाई पिसाई करके तैयार होता है। प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति जी को हमारे ढोकरा कला जो कोंडागांव बस्तर में बनता है उसको उपहार स्वरूप उनको भेंट किए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे बस्तर के लिए भी गर्व की बात है कि हमारे देश में नहीं विदेशों में भी हमारी कला का प्रचार हो रहा है। बस्तर के ढोकरा। और आपको बता दें, जर्मनी के म्यूनिख सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म करने को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इस मुलाकात में उपराष्ट्रपति वेंस ने जेलेंस्की से कहा कि वह दोनों देशों के बीच शांति चाहते हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी भी वार्ता से पहले सुरक्षा गारंटी की मांग की है। वहीं इजराइल हमास के बीच सीज़फायर डील के तहत आज हमास 3 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल ने कहा कि उसे गाजा पट्टी में हमास की कैद से रिहा होने वाले 3 बंधकों की सूचना मिली है। यह सूची कतर और मिस्र के मध्यस्थों के जरिए इजराइल को सौंपी गई। हमास की सैन्य शाखा अल कसाम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा कि बंधकों में अलेक्जेंडर ट्रोफनोव, सगुई डेकेलचेन और यायर हान शामिल हैं। हमास कैदियों के मीडिया कार्यालय ने बताया कि 3 बंधकों के बदले में इजराइल द्वारा 369 फिलिस्तीनियों की रिहाई की उम्मीद है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में स्वागत करना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि वह भारत और अमेरिका के बीच मित्रता को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। गबार्ड ने यह टिप्पणी पीएम मोदी द्वारा साझा किए गए एक पोस्ट के जवाब में की, जिसमें उन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान गबार्ड से मुलाकात की चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में संपन्न अमेरिका यात्रा के दौरान नवनियुक्त तुलसी गबार्ड से मुलाकात की और इस दौरान भारत अमेरिका दोस्ती के अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से बातचीत हुई। अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। यूएस आर्मी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर इसका ऐलान किया। सेना ने अपने पोस्ट में लिखा कि यूएस आर्मी अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं देगी और सैनिकों को लिंग परिवर्तन की भी इजाज़त नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी ओपन एआई के निदेशक मंडल के उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी को $97.4 अरब में खरीदने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया है। ओपन एआई बोर्ड के अध्यक्ष ब्रेट टेलर ने बयान में कहा है कि ओपन एआई बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है और बोर्ड ने प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के मस्क के नए प्रयास को सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया। खबर खेल जगत से अपने हरफुलमौला प्रदर्शन से विश्व स्तर पर भारतीय तैराकी को नया आयाम देने वाले तैराक श्रीहरि नटराज और धिनिधि दिसिंगू का जलवा 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी जमकर बिखरा। कर्नाटक के इन दोनों तैराकों ने अपने अपने वर्ग में 9 स्वर्ण पदक हासिल किए। ये दोनों 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट रहे। इन दोनों से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ 38वें राष्ट्रीय खेलों के बेस्ट मेल एथलीट और बेस्ट फीमेल एथलीट साथ में हैं। फीमेल एथलीट हैं धिनिधि जो कि तैराक हैं कर्नाटक की, और बेस्ट मेल एथलीट जो हैं वो श्री हरि नटराज हैं जो कि कर्नाटक के ही तैराक है। तो सबसे पहले धिनिधि आपसे जानना चाहेंगे, कर्नाटक की जो पोजीशन रही और जिस तरह से डोमिनेट किया है कर्नाटक ने स्विमिंग में, कैसे देखती हैं उसको? I think that Karnataka really dominates in swimming. We have some of the best coaches and the best athletes. 9 मेडल्स आपके आए और कर्नाटक की अगर पूरी बात करें तो 37 मेडल जो है वो कैटेगरी से आए। तो क्या एक बड़ी चीज़ है जो कर्नाटक को इन मेडल्स की तरफ लाती है? धिनिधि बोला, मैं और धिनिधि 18 मेडल्स 18 गोल्स लिया कर्नाटका के लिए, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। धिनिधि आप बताइए यहाँ के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर बहुत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और द गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम किया है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को। आई थिंक व्हेन दे टोल्ड दैट इट वाज गोइंग टू बी इन उत्तराखंड, हमको थोड़ा सा डाउट हुआ।
So I think that it has our expectations have come much more higher with the government, and I think that the infrastructure was really good. श्री हरि, आपके लिए क्या रहने वाला है यहाँ से नेक्स्ट टारगेट? मेरा मेन टूर्नामेंट इस साल के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है और एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप्स जुलाई और सितंबर में, सो वो ही है मेरा नेक्स्ट गोल्स। और नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि आप दोनों उसमें सफलता हासिल करें। और तो एक कर्नाटक के जो एथलीट्स हैं उनके अंदर एक ऊर्जा जो थी वो इस गेम्स में जो है वो अलग तरीके से नजर आई, और ख़ास तौर से एक्वेटिक में जिस तरह का प्रदर्शन दिखाए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए यहाँ से एक नई नींव जो है वो कहीं ना कहीं पेश करता है, और इसी नींव के बेस पर ये खिलाड़ी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आगे रखेंगे। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, हल्द्वानी, उत्तराखंड। दिन प्रतिदिन बढ़ते साइबर अपराध चिंता का विषय बन रहे हैं। आज के समय में ज़्यादातर काम ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। इससे काम आसान तो हो जाता है, लेकिन कई जोखिम भी होते हैं, जिससे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। साइबर अपराधी ऑनलाइन फ्रॉड के नए नए तरीके अपनाकर लोगों को लूट रहे हैं और सवालों के घेरे में है। अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल्स, इन कॉल्स में स्कैमर्स खुद को ईडी, सीबीआई या पुलिस जैसे अधिकारी बताकर लोगों से करोड़ों की ठगी कर रहे हैं, जिससे सावधान रहने की ज़रूरत है। जो नया कानून आया है उसकी 308 धारा है, वो एक्सटॉर्शन को डिफाइन करती है। 316 बीएनएस की धारा है जिसमें चीटिंग का संज्ञान लिया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट को स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन इन प्रोविजन के माध्यम से जो अभियुक्त है उनको सख्त सजा का प्रावधान है। साइबर फ्रॉड में इसमें बेसिकली इस तरह से किया जाता है कि पहले तो कोई विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जाता है। विक्टिम अधिकतर ज़्यादा उम्र वाले लोग होते हैं, क्योंकि घर बैठ के काफ़ी बार उनको दो चीज़ों का डर रहता है। तो थोड़ा डिजिटली इतना टेक सेवी नहीं होते, और दूसरा चीज़ ये है कि उनको समाज में उनकी इज्जत क्या होगी, लोग क्या कहेंगे, उसका थोड़ा ज़्यादा भय होता है। तो ये दो चीज़ों की वजह से सीनियर सिटीजन को डिजिटल अरेस्ट में ज़्यादातर टारगेट किया जाता है। फ्रॉड कॉल के जरिए साइबर अपराधियों के चंगुल में ना फंसे, ऐसे घोटालों से कैसे सावधान और क्या कुछ कहता है हमारा कानून, जानने के लिए देखिए डीडी न्यूज़ का कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात वीडियो कॉल्स के माध्यम से हो रहे साइबर फ्रॉड की। वीडियो कॉल्स पर दिखाए जाने वाले कानूनी कागजात झूठे होते हैं। कॉल आया था, बोला मैं ट्रायल से बोल रहा हूँ, आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा 2 घंटे में। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपको ब्लैकमेल करना, आपसे पैसा एक्सट्रैक्ट करना। तो देखिएगा साइबर अलर्ट मेरे साथ शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। तो आज रात देखना ना भूलें साइबर अलर्ट, रात को 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमारे ज़माने में अगर परीक्षा पे चर्चा जैसी कोई चीज़ होती तो शायद बात ही कुछ और होती। आप जो जिस प्रोफेशन में हैं, आपको उसकी सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? Boys and girls, join your hands together. भूमि पेडनेकर। मैं बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट थी। छोटी उम्र में मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे एक अभिनेत्री बनना है। विक्रांत